हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विद मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में अपना 12th क्लास का पहला चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बट हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। तो वो मैट्रिसेस हमारा पूरा हो गया है और आई होप कि आप लोगों ने जितने भी कंसेप्ट सीखे हुए हैं मैट्रिसेस में उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने क्वेश्चंस को आसानी से बना लिए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी तरह का आपको डाउट फेस करना पड़ रहा है मैट्रिसेस में तो आप जा कर के कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और बताएं जो भी प्रॉब्लम है, मैं उन चीज़ का सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूँगा। अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ डाल देते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्रेंड्स क्या है 9074794609, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपका जो भी डाउट है इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको सेंड कर दूँगा। तो आपको जो भी डाउट्स है फ्रेंड्स, आप आसानी से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम मुझे लिख दीजिएगा, ठीक है, और मैं उसके थ्रू आपको बता दूँगा कि आपका सॉल्यूशन क्या है। आपका डाउट का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व करके बता दूंगा। आप प्लीज़ जा कर के कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जा कर के आप अपना डाउट मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ भी है, मैंने बहुत बार बताया हुआ भी है कि मैट्रिसेस का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट में हम लोग यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स आज से, और ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वीडियो पूरा का पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। और आपका ये भी कोशिश होना चाहिए कि इन बिटवीन द वीडियो मत देखें, कोशिश करें कि हर एक पार्ट्स को देखें, क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है। तो कोशिश करें आप किन्हीं को भी फॉलो कर रहे हैं, आइदर मुझे फॉलो कर रहे हैं या कोई भी टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक टीचर का वीडियो कंप्लीट आप देखा करो, शुरू से देखा करो, क्योंकि हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अपना अपना होता है, अपना अपना ढंग होता है उनका पढ़ाने का। तो आप प्लीज़ उनको फॉलो करते हो तो शुरू से फॉलो करें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान भी है, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फ्रेंड्स यहाँ से हाईएस्ट मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज़ से या एक टॉपिक आपको आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा और मैक्सिमम चांसेस रहता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो यहाँ होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन यहाँ डिटर्मिनेंट से ज़रूर पूछा जाता है। ये दो टॉपिक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स जहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से जेईई मेंस और बोर्ड दोनों में सवाल आते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर साल यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए आपको ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये आज का जो वीडियो है ये जनरली आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ हम जानेंगे समझेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में और फिर धीरे धीरे हम अपने टॉपिक्स को धीरे धीरे उठाएंगे और समझेंगे क्या है। चलिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, देख सकते हो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये समझ जाते हो पूरी तरह से तो आपके लिए आसान होगा आगे का जो लेक्चर होगा वो समझना, ठीक है। चलिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स प्लेस्ड बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस इन स्क्वायर फॉर्म एंड इट करस्पॉन्ड्स अ वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए मैं स्किप करूँ और इसको इस पे आता हूँ तो थोड़ा ध्यान दें, आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जो क्या करता है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक बात लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये शब्द जो मैंने यहाँ लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स फ्रेंड्स, मैंने बताया था मैट्रिक्स फ्रेंड्स
किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अगर हमारा ये कोई मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है आपके सामने और इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर m क्रॉस n है तो इट मीन्स m का जो वैल्यू है वो हो सकता है ग्रेटर देन n हो, ठीक है। मतलब जो रो है वो कॉलम से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। जो रो है वो कॉलम से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कम हो सकता है। और जो रो है वो कॉलम के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये कंडीशन कहाँ था फ्रेंड्स, तो ये कंडीशन था मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा था कि ये एक मैट्रिक्स का कंडीशन था कि इसका रो हमेशा, ठीक है, कॉलम से ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट में एक ख़ास चीज़ फ्रेंड्स ये है कि डिटर्मिनेंट एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स तो है, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट में आपको दिखाई देगा, बट इसमें ख़ास बात ये है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा जो नंबर ऑफ़ रो होता है वो हमेशा नंबर ऑफ़ कॉलम के क्या होगा, बराबर। मतलब डिटर्मिनेंट में ये कंडीशन चलने वाला नहीं है। तो चलेगा कौन सा कंडीशन, तो चलेगा फ्रेंड्स m = n का कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट फ्रेंड्स क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर हम बात मैट्रिक्स का करते हैं तो मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर एरे का सिंबल बना हुआ होता था और इसके अंदर फ्रेंड्स एलिमेंट्स पाए जाते थे, ठीक है ना। इसमें क्या पाए जाते थे, एलिमेंट्स पाए जाते थे, ठीक है, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में AIJ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और मैट्रिक्स में क्या होता था, एक ऑर्डर होता था, जो ऑर्डर हमेशा m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ डिटर्मिनेंट में भी वही सब चीज़ मौजूद होगा, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, दिखने में थोड़ा सा ये क्या होगा, अलग होगा। तभी तो हम बोल सकते हैं ना डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पहचानेंगे कैसे, तो कुछ तो इसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, ठीक है, कुछ तो माइनर डिफरेंस होगा दोनों में। तभी तो हम अलग अलग चैप्टर बना करके बैठे हुए हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा अलग होता है, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट में पाया जाता है। जैसे मैट्रिसेस में हम लोग एलिमेंट्स को, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिसेस में हम लोग एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, ठीक है, रो या तो कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करके लिखते थे, ठीक है ना। और इसी रो और कॉलम्स के बेसिस पे हम लोग अपने ऑर्डर को लिखते थे। तो सेम उसी तरह से डिटर्मिनेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जो रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, वो डिटर्मिनेंट में एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर नहीं होता है। तो वो कहाँ होता है, तो ये मौजूद होता है हमारा दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, ठीक है ना। मतलब इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं इस प्रकार से किया जाता है। जैसे मैट्रिक्स में कुछ नाम होता था, मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर एरे होता था और मैट्रिक्स का ऑर्डर होता था, और मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स होते थे, वो एलिमेंट्स रो या तो कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते थे। बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सेम मैट्रिक्स जैसा डिटर्मिनेंट का नाम होता है। रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दो वर्टिकल लाइंस लेते हैं और दो वर्टिकल लाइंस के अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से मैट्रिक्स में होता है, रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड। और साथ साथ डिटर्मिनेंट का भी क्या होता है फ्रेंड्स, ऑर्डर होता है। जैसे ऑर्डर हम लोग मैट्रिक्स में लिखा करते थे, उसी तरह से डिटर्मिनेंट का भी हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। बट मेन थिंग इज़ दैट कि डिटर्मिनेंट में हमेशा m क्या होता है, n। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ कहा है कि डिटर्मिनेंट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलने का मतलब तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कोई चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। इसीलिए डिटर्मिनेंट में कंडीशन फिक्स होता है कि नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और ऑर्डर जो होगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जैसे 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 3, 5 क्रॉस 5, ये आपका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर फिक्स होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स इस बात को, ठीक है ना। चलिए,
तो हम लोगों ने इतना तो समझा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिसेस में जनरली हम लोग बस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते थे। रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एलिमेंट्स होता था, उसका ऑर्डर होता था, और मैट्रिक्स हम लोग बस उसी तरह से रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज करके एलिमेंट्स के बेसिस पे दिखा देते थे। मैट्रिक्स का आंसर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय हमेशा हमारा रिजल्ट जो आता था वो हमेशा एक मैट्रिक्स आता था। बट डिटर्मिनेंट में ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट में हमेशा आपको एक वैल्यू मिलेगा। बोलने का मतलब डिटर्मिनेंट हमारा जो भी आंसर आएगा वो एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब वो वैल्यू फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल वैल्यूज़, ठीक है। वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, कोई भी रियल वैल्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से कि डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आता है वो क्या है, एक वैल्यू आता है। बट मैट्रिसेस का कभी भी एक वैल्यू आंसर नहीं आता है। मैट्रिसेस का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बेसिस पे हम आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं फिर से, कि देख लीजिए आपको समझ में आ रहा होगा। डिटर्मिनेंट इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स। एरे मतलब रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्लेस्ड बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस, जो दो वर्टिकल लाइंस के बीच क्या होता है, प्लेस्ड होता है इन स्क्वायर फॉर्म। स्क्वायर फॉर्म मतलब जहाँ नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता होगा, नंबर ऑफ कॉलम। और इस डिटर्मिनेंट का हमेशा क्या निकलता है, एक वैल्यू निकलता है आंसर के तौर पे, एंड इट करस्पॉन्ड्स अ वैल्यू, ठीक है। या दूसरे तौर पे हम कैसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि क्या प्रोवाइड करता हो, जो कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हो, ठीक है। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बात किया जाए रिप्रेजेंटेशन का, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से मैट्रिक्स का हम लोग करते थे, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग A इज़ इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरे के अंदर AIJ M क्रॉस N ऐसे किया करते थे। तो बस डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस यही है कि यही अब रेक्टेंगुलर एरे हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा दो वर्टिकल लाइंस। तो आप देख सकते हो दो वर्टिकल लाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एलिमेंट्स अभी भी मैंने AIJ लिखा है। जैसा कंडीशन यहाँ था सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो नेम ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दो वर्टिकल लाइंस, और इसके अंदर हमारा एलिमेंट्स है, जनरल एलिमेंट है, ये उसका ऑर्डर हो गया। ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट का ये कहलाएगा हमारा ऑर्डर। तो ये हमारा है डिटर्मिनेंट का क्या फ्रेंड्स, ये है हमारा डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। और इस डिटर्मिनेंट के ऑर्डर को हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा m इज़ इक्वल टू n के फॉर्म में होता है। और ये हमारे डिटर्मिनेंट का नाम था, ये हमारा दो वर्टिकल लाइन, इस दो वर्टिकल लाइंस के बीच हमारा एलिमेंट, ये m शो करता है रो को, ये n शो करता है कॉलम को, और यही रो क्रॉस कॉलम क्या देता है हमें देता है हमारा ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को जनरल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट कैसा दिखता है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये A नाम का एक डिटर्मिनेंट मैंने लिखा है, जिसका वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट दो वर्टिकल लाइंस के बीच 1 2 3 4 ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, जो आप देख सकते हो, जो कि 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, मतलब इस A का डिटर्मिनेंट मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए, जैसे हम कोई चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैंने बोला इस स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A का हमें वैल्यू निकाल के बताओ। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, वो ध्यान देना है आपको। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हम लिखेंगे इस A का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, अगर A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 हमारा डिटर्मिनेंट दिया गया और मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैथमेटिकली डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। ये लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का मतलब हुआ हम इस A नाम के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये लिखने का मतलब ही होता है कि इस A का हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या प्रोवाइड करता है, कुछ वैल्यू। तो जैसे ही मैंने इस तरह से लिख दिया, या DET ऑफ
ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा, ये 3 चीज़ होता है। अगर इन 3 चीज़ में से मैंने कुछ भी लिख दिया तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो इसका वैल्यू निकालने हम लोग सीखेंगे, कैसे निकलेगा वो हम लोग जानेंगे। इट मीन्स इतना लिखने से हमें ये समझ में आ जाता है कि हम इस ए नाम के डिटर्मिनेंट का क्या निकलेगा, अब हमारा वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से हम अपने डिटर्मिनेंट का फ्रेंड्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर आपको समझ में आएगा, आगे हम लोग सीखेंगे आगे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझ गए हो डिटर्मिनेंट्स का, तब हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अगर आप बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो आप खुद भी सोच सकते हो कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस हम कैसे दिखा सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करूँ मैं अगर डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, तो अगर आप दोनों का कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो आपको डिफरेंस भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मैट्रिक्स को अच्छे से क्लियर हो गया है, आपको मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो हम आसानी से इसके डिफरेंस को बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम लोग देखने वाले हैं, ये सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बात किया जाए तो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को हम डिफरेंस कर दिखा सकते हैं। कैसे? तो आप देख सकते हो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सीखा था कि इसका कुछ नाम होता है और एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं रो और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज्ड, जहाँ हमारा इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। इस तरह से हम आसानी से रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं। उसी तरह से डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन के बेसिस बात किया जाए तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा किसका है, डिटर्मिनेंट का, जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे नहीं होता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, वर्टिकल लाइंस। तो इस तरह से फर्स्ट जो डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में वो हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑर्डर, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर के बेसिस पे बात करूँ तो हम ऑर्डर के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप जानते हो कि मैट्रिक्स में अगर मैं ऑर्डर का बात करूँ तो ऑर्डर m क्रॉस n के फॉर्म में होता है, जहाँ हमारा नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम से क्या हो सकता है, ज़्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स का ऑर्डर हम बोल सकते हैं 3 क्रॉस 2, ठीक है। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मैं अगर बात करूँ ऑर्डर, तो इसमें ये भी बोल सकता हूँ कि रो नंबर ऑफ़ कॉलम से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इट मीन्स मैं इसको 2 क्रॉस 3 भी लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स है किस में पॉसिबल है। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ तो नंबर ऑफ़ रो ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम भी हो सकता है। इट मीन्स मैं इसको 3 क्रॉस 3 भी बोल सकता हूँ। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स का ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स हमारा ये हो सकता है, ठीक है। जहाँ m ग्रेटर देन n हो सकता है, m लेस देन n हो सकता है और m इज़ इक्वल टू n हो सकता है। बट अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट में m कभी भी ग्रेटर देन n नहीं हो सकता, m कभी भी लेस देन n नहीं हो सकता, यहाँ हमेशा m इज़ इक्वल टू n होता है। मतलब अगर बात किया जाए डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू हमेशा क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ हमेशा नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होगा। उसी तरह से मैं अगर बात करूँ इसके थर्ड प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अगर मैं थर्ड डिफरेंस का बात करूं तो हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच डिफरेंस बता सकते हैं। कैसे? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स डज नॉट प्रोवाइड्स एनी वैल्यू, मैट्रिक्स कभी भी कोई वैल्यू प्रोवाइड
नहीं करता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स रेक्टेंगुलर एरे के अंदर रो या तो कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ डिटर्मिनेंट का अगर बात करूँ तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, तो डिटर्मिनेंट प्रोवाइड्स सम वैल्यूज़, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा क्या करता है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करके देगा। तो ये 3 बेसिक डिफरेंसेस है, जो 3 बेसिक डिफरेंसेस हम लोग समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट्स विच वी हैव, ठीक है, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर, ठीक है। इसके बेसिस पे हम आसानी से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बीच डिफरेंस बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत कॉमन सा बात है, जो जनरली कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके बेसिस पे आप आसानी से किसी को समझा भी सकते हैं और इससे आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट किस किस तरह से किया जा सकता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ताकि इसके बेसिस पे आप आसानी से कुछ क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप जल्दी से इनको लिख लें, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट अब चलते हैं कि किस तरह से किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करा जाता है, वो हम निकालना सीखेंगे। बट उससे पहले भी एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसी साइन कन्वेंशन का यूटिलाइजेशन होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन किस तरह से किया जाता है, उसको पहले हम समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इस तरह से होता है, जहां नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होता है, मतलब m इज़ इक्वल टू n। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, जिसको हमें इवैल्यूएट करने के लिए बोला जाएगा, इवैल्यूएट करने का मतलब जहां हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो वो डिटर्मिनेंट कैसा हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं वो डिटर्मिनेंट हम बोल सकते हैं 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, वो डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, वो डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 4 क्रॉस 4 का हो सकता है, 5 क्रॉस 5 का हो सकता है। इट मीन्स वैसा होगा डिटर्मिनेंट जहाँ हमेशा m इज़ इक्वल टू क्या होगा, n। और जनरली हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत हो गया 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट दिया जाता है, उससे ऊपर हम लोगों को नहीं दिया जाता है। बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हो तो कितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरल तरीके से अगर बोला जाए तो देखा गया है मैक्सिमम 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग पहले समझते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे निकाला जाता है वो पहले हम देखते हैं, दिखाया जाता है, फिर बाकी हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। चलिए, तो मैं स्टार्टिंग से बात करूँगा, मैं बात करूँगा 1 क्रॉस 1 से। चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन of the determinant of order 1 क्रॉस 1, ठीक है। अगर 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट रहा तो उसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा। तो मान लीजिए मैंने एक जनरल डिटर्मिनेंट ले लिया जिसका एलिमेंट मैंने लिया a11, ठीक है। और आप देख सकते हो a11 बोलने का मतलब इसमें मात्र एक ही एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो इस a नाम के डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। साइन कन्वेंशन का यहाँ मतलब ये है कि इस a नाम के डिटर्मिनेंट में जो मौजूद एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के पास पहले से कुछ साइन मौजूद होता है, ठीक है। और वही साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। वो साइन हमारे पास पहले से उस एलिमेंट के पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हमें ये पता करना होता है कि उस एलिमेंट का साइन क्या होगा। तो याद रखिएगा, हमेशा a11 पे मौजूद जो भी एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है, उसके पास जो मौजूद साइन होता है, हमेशा क्या रहता है, प्लस,
ठीक है। तो मतलब 1 क्रॉस 1 में जो मौजूद एलिमेंट रहेगा वो तो सिर्फ एक ही रहेगा, A11, ठीक है। तो उस A11 वाले एलिमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस होगा। मतलब इस A11 नाम के एलिमेंट के पास जो साइन मौजूद है पहले से वो क्या है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ 1 क्रॉस 1 वाला ऑर्डर का एलिमेंट के पास जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन और अच्छे से क्लियर होगा जब हम 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 देखेंगे तब। ये 1 क्रॉस 1 में याद रखिएगा कि 1 क्रॉस 1 वाले जो डिटर्मिनेंट होते हैं उस डिटर्मिनेंट में मौजूद एलिमेंट का जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट का अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पे मान लो मैं अब नाम रख देता हूँ इस डिटर्मिनेंट का क्या, बी। तो 2 क्रॉस 2 बोलने का मतलब फ्रेंड्स तो आपको पता है 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट। तो कौन कौन होंगे, A11, A12, A21 और A22, ठीक है। यहाँ लाइट आ रहा है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। बी नाम का जो डिटर्मिनेंट मौजूद है जिसका साइन कन्वेंशन 2 क्रॉस 2 होगा, सॉरी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा, इसका एलिमेंट क्या होगा, A11, A12, A21 और A22। हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट में कुल 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ इन चारों एलिमेंट का कुछ साइन कन्वेंशन होगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। साइन कन्वेंशन किसका, बी का। बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी में मौजूद एलिमेंट का साइन कन्वेंशन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो साइन कन्वेंशन हमारा इस एलिमेंट का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था, हमेशा A11 वाला एलिमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक एलिमेंट था पॉजिटिव, तो वो हम लोगों ने सिर्फ एक ही साइन कन्वेंशन बैठाया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 4 एलिमेंट मौजूद हैं। तो अब इसका साइन कन्वेंशन हम कैसे लिखें, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया कि हमेशा A11 वाला का साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव होगा। अब क्या करना है हमें, पॉजिटिव जैसे ही हम लोगों ने लिखा, अब आपको क्या करना है, इसके आजू बाजू अल्टरनेट साइन करना। मतलब अगर ये प्लस है तो इसका जस्ट जो बगल में होगा, बगल में मतलब आप रो वाइज बगल में देखो या तो कॉलम वाइज बगल में देखो, उसका साइन कन्वेंशन हमेशा इससे जस्ट क्या होगा, अपोजिट। तो अगर ये प्लस है तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, माइनस होगा। और ये प्लस है तो इधर नीचे भी क्या होगा, माइनस होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है उसके आजू बाजू एलिमेंट का साइन कन्वेंशन जस्ट उसके क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब ये प्लस है तो देख सकते हो ये माइनस, ये प्लस है तो इधर भी क्या, माइनस। अगर ये माइनस है तो इसके जस्ट अपोजिट देख लो प्लस, तो इधर क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस। आप इसका चेक कर सकते हो, अगर ये प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस, इसका इधर भी माइनस। अगर ये माइनस है तो इसका प्लस, इसका प्लस। मतलब आप किसी भी एलिमेंट का साइन कन्वेंशन उठा लो, उसके आजू बाजू वाले क्या होंगे, जस्ट उसके अपोजिट होंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत अगर यहाँ से कर दे तो ये प्लस, फिर इसका ये माइनस, फिर इधर भी माइनस, इसका जस्ट अपोजिट एक प्लस बैठा दो, हो गया। तो ये 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स दिया गया था, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया गया था, उसका ये क्या है, साइन कन्वेंशन। तो इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2 वाले का साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं 3 क्रॉस 3 का, तो हम आसानी से 3 क्रॉस 3 वाले डिटर्मिनेंट का भी साइन कन्वेंशन लिख सकते हैं। तो आप पहले इस चीज़ को लिख लें, कुछ देर के लिए मैं वीडियो को रख दे रहा हूँ ऐसे ही, आप पहले इसको लिख लें, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, वहाँ मैं बताऊँगा कि 3 क्रॉस 3 वाले डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन कैसे लिखते हैं। चलिए तो मान लीजिए मैं इस सी को मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे किसका, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीसरा, मतलब 3 क्रॉस 3 वाले डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन। तो मैंने यहाँ पे मान लो लिख लिया सी, और ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट बना दिया, और ये हमारा ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो हम लोग पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स के अनुसार, अगर ये 1 1 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, ये A32 है, और ये A33 है। तो ये हमारा एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है। तो मैं अगर बोलूँ कि साइन कन्वेंशन किसका,
सी का। तो सी नाम के डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स? तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, तो मैंने पहले ही क्लियर कर चुका है आपको कि हमेशा साइन कन्वेंशन जो हम लिखते हैं वो हमेशा शुरुआत कहाँ होगा, A11 से। तो A11 का साइन कन्वेंशन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव। ठीक, अब इसके आजू बाजू वाले सारे नेगेटिव, तो ये प्लस है तो इसके बगल वाला A12 नेगेटिव, तो A12 के बगल वाला पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो इसके नीचे वाला नेगेटिव, इसके बगल वाला पॉजिटिव, इसके बगल वाला नेगेटिव, इसके नीचे पॉजिटिव, इसके बगल वाला नेगेटिव, इसके बगल वाला पॉजिटिव। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 3×3 वाले डिटर्मिनेंट का क्या हो गया फ्रेंड्स? साइन कन्वेंशन हो गया। तो अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो इसी तरह से हम आराम से बता सकते हैं कि 4×4 वाले डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो मान लीजिए मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि 4×4 में कितने एलिमेंट्स होंगे फ्रेंड्स? 16 एलिमेंट्स होंगे। तो इन 16 एलिमेंट्स का साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, शुरुआत A11 से हमेशा होगा, इसका जस्ट अल्टरनेट, फिर इसका अल्टरनेट, फिर इसका अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट, नीचे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, नीचे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर नीचे माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हो कि हमेशा साइन कन्वेंशन हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ये आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। तो आइदर अब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो, सॉरी डिटर्मिनेंट क्यों ना हो, ठीक है ना, आप साइन कन्वेंशन आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, मुझे भरोसा है। ठीक है, आप भरोसा को तोड़ना नहीं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिखाया जाता है, सीखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि किस तरह से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, या हम लोग बोलते हैं हाउ टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, या हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इवेल्युएट करना, फाइंड द वैल्यू, या बोल सकते हो एक्सपेंशन करना, ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। चलिए, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, या बोल सकते हो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक्सपेंशन बोलो या इवैल्यूएशन बोलो, बात एक ही है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइन कन्वेंशन जब आप समझ गए हो तो उसी तरह से एक्सपेंशन भी हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1×1। ठीक, अगर हमारे पास 1×1 वाला डिटर्मिनेंट दिया गया है तो इस 1×1 वाले डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो दिया गया है, इसका एक्सपेंशन कैसे करें, इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूँ हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? 1×1, जिसके अंदर मौजूद एलिमेंट क्या है? 2। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। एक्सपेंशन करने मतलब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इसको इवेलुएट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर मतलब पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बताना चाहता हूँ किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करके, सामने वाले को समझाना चाहता हूँ कि मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो सामने वाला को समझाने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मैं क्या लिख सकता हूँ, DET ऑफ ए, या मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ ए बोल सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कभी भी 1×1 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है ना, सेम वही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 2। मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स? पॉजिटिव है।
इसके पास पहले से मौजूद साइन कौन सा है, प्लस, तो +1 बोल सकते हैं, और +1 और ये 2 है, तो याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमेशा उसका आंसर वही एलिमेंट होगा जो एलिमेंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस वर्टिकल लाइंस के अंदर। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। ये आपको साइन कन्वेंशन के थ्रू अच्छे से क्लियर नहीं होगा, वो समझ में आएगा अच्छे से कब, जब 2 क्रॉस 2 का बात करेंगे तब। याद रखिए फ़िलहाल इसमें यही चीज़ कि अगर हमारे पास कभी भी 1 क्रॉस 1 वाला डिटर्मिनेंट दिया गया है, उसका हम इवेलुएट करने के लिए बोलते हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा जो एलिमेंट दिख रहा है वही, मतलब अगर b बराबर आपको वर्टिकल लाइंस के अंदर -3 दिया गया है, तो मैं आपसे बोलूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या होगा फ्रेंड्स, -3 ही होगा। जो एलिमेंट इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है वही होगा उसका आंसर। कब, जब हम बात करेंगे 1 क्रॉस 1 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का, तब। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हो कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा। चलिए उसी तरह से अगर मैं बात करूं सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड मतलब क्या, अगर मैं बात करूं कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं आपसे बोलूँ तो रोज़ कितने हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास 2 रोज़, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास 2 कॉलम भी है। तो इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितने रो हैं, ठीक है ना, जितना कॉलम है उतना तरीका होगा हमें इसको फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 रो प्लस 2 कॉलम, मतलब 4 तरीका होगा, हम इस 4 तरीका से इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रफ में मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करवा दूँ कि अगर 2 क्रॉस 2 का मैं साइन कन्वेंशन का बात करूं, तो साइन कन्वेंशन प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट का क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है। तो इस 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन हम देख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट रो का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस, सेकेंड रो का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस प्लस। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट कॉलम का साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस माइनस, सेकेंड कॉलम का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस प्लस। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितना रो जितना कॉलम, ठीक है, होगा उतना मिला करके टोटल हमारा तरीका होगा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो टोटल वेज बराबर कितना होगा, टोटल वेज ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स। जितना नंबर ऑफ रो जितना नंबर ऑफ कॉलम है उनको आप जोड़ दीजिए, उतना हमारे पास टोटल तरीका होगा, उतना हमारे पास मेथड होगा इस ए नाम के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड आउट होगा कैसे, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, साइन कन्वेंशन का, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस्तेमाल करना बहुत आसान है साइन कन्वेंशन का, ध्यान दीजिएगा। अगर इस ए का हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, रो जितना है जितना कॉलम है उतना तरीका। तो मेरे पास 2 रो है, तो रो के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरीका हो सकता है, और कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरीका हो सकता है। तो दोनों तरीका को आप देख सकते हो किसी से भी फॉलो करो। फिलहाल तो मैं आपको चारों तरीका सिखाऊंगा कि R1 R2 C1 C2 चारों के बेसिस पे कैसे इस ए नाम के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तरीका सबसे पहला तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन along
R1, ठीक है। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, 4 चीज़ें हमारे पास, तो 4 में से आपको कोई चीज़ जो भी आप ले करके चल रहे हो वो आप ज़रूर लिखिएगा। जैसे मैं इस A का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सपेंशन अलोंग R1। मैं किससे एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ? R1 से। तो R1 से एक्सपेंशन करना है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस रो से आप एक्सपेंड कर रहे हो या जिस कॉलम से आप एक्सपेंड कर रहे हो उसी का साइन कन्वेंशन हमको देखना होता है, ठीक है। आई रिपीट, जिस रो से हम एक्सपेंशन जिस रो के मदद से हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस A का डिटर्मिनेंट का, उसी का साइन कन्वेंशन हमें देखना है। तो मैं एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ R1 से, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम देखेंगे R1 का साइन कन्वेंशन। तो R1 का साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स? इसका है प्लस और इसका है माइनस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है फ्रेंड्स, ये क्या है? माइनस है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं R1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो R1 का हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकलता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। पहले एक रेगुलर तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 के मदद से एक्सपेंशन करना चाह रहा हूँ मैं। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? 1, और 1 का साइन कन्वेंशन क्या है? प्लस। तो ये है फ्रेंड्स हमारा +1, ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या समझ रहे हैं? +1। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को कॉलम और रो वाइज क्या करेंगे? ढक देंगे। तो आप देख सकते हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा 4, जो बच जाता है वो हम इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इस R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स? 2 है। तो इस 2 का कन्वेंशन क्या है? माइनस। तो इसको हम लिखेंगे -2, ठीक है। और इस 2 को फिर क्या करेंगे? हम ढक देंगे कॉलम और रो वाइज। तो बचा क्या फ्रेंड्स? 3। जो बच गया उस चीज़ को हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। जिस रो को आप उठाए हो उसी का साइन कन्वेंशन लेते हुए हम लोग ऐसा काम करेंगे। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ हमारा वैल्यू आया 4 - 6, इट मीन्स -2। तो हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया फ्रेंड्स? -2। तो इस तरह से हम आसानी से A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते। तो पहले आप इसको लिख लें, फिर आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसी तरह से अगर आप देख सकते हैं तो हम R2 के बेसिस पे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्सपेंशन अलोंग R2, ठीक है। अगर मैं R2 के अलोंग एक्सपेंशन करूँ तो मैंने जो बताया था, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जिसके अलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं उसी का हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे R1 के अलोंग एक्सपेंशन किया था, तो हम लोगों ने R1 में मौजूद एलिमेंट का साइन कन्वेंशन देखा था जो प्लस और माइनस था। तो हम लोगों ने उसी एलिमेंट का साइन कन्वेंशन का यहाँ इस्तेमाल किया और कैलकुलेशन किया। उसी तरह से अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग R2 करना चाहता हूँ तो मैं इस डिटर्मिनेंट में मौजूद R2 के एलिमेंट पे साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ आप देख सकते हैं R2 का साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस प्लस। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। मन में रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो हम देख सकते हैं तब इसके बेसिस पे ये फर्स्ट मेथड हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हर बार आंसर वही आएगा, -2 ही। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक्सपेंशन अलोंग R2 करना चाहता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, R2 का पहला एलिमेंट क्या है? 3, और 3 का साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स? -3। ध्यान रखिएगा, जिसका अलोंग हम एक्सपेंशन करते हैं उसी का एलिमेंट्स हम शुरुआत करते हैं और उसी का साइन कन्वेंशन देखते हैं और उसको रो और कॉलम वाइज ढकते हैं, ठीक है। देखिए, R2 के अलोंग हम लोगों ने साइन कन्वेंशन किया, R2 के अलोंग हम लोगों ने एक्सपेंशन किया, तो हम लोगों ने R2 का साइन कन्वेंशन देख के यहाँ लिख दिया। अब R2 के एलिमेंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला कौन है? 3। तो 3 मैंने लिख दिया, उसका साइन कन्वेंशन क्या था? माइनस। तो मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। अब इस 3 को हम क्या करेंगे? रो और कॉलम वाइज ढक देंगे। तो 3 को अगर रो के अकॉर्डिंग ढकोगे तो ऐसे ढकाएगा 3, और कॉलम के अकॉर्डिंग ढकोगे तो 3 इस तरह से ढकाएगा। तो फ्रेंड्स बचा क्या? 2। जो बचा उस चीज़ को हम यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 × 2। उसी तरह से फ्रेंड्स R2 का अब दूसरा एलिमेंट कौन है? 4। तो 4 का साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स? प्लस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? +4, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे? R2 का दूसरा एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिया +4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे? रो और कॉलम वाइज ढक देंगे। तो ये देख सकते हो, रो वाइज ढका हम लोगों ने 4 को, तो ऐसे गया, और कॉलम वाइज हम लोगों ने 4 को ढका तो ऐसे गया। तो बचा क्या? 1। तो जो बच गया उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? -6, और ये हो जाएगा 4। इट मीन्स आंसर अभी भी कितना आया? -2। तो हम लोगों ने क्या दिखा? हम लोगों ने देखा कि अगर हम रो वाइज
ठीक है, एक्सपेंशन किए तो हमारा आंसर क्या आया, -2 आया। इसी तरह से अगर मैं कॉलम वाइज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम वाइज एक्सपेंशन करूँगा। तो मैं अब लिख देता हूँ यहाँ पे 3rd और यहाँ हम लोग लिख देते हैं 4th। ठीक है, तो मैं अगर एक्सपेंशन अलोंग क्या करता हूँ, C1 करता हूँ, मतलब फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मैं अगर एक्सपेंशन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स किस तरह से एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस बार देखेंगे फर्स्ट कॉलम का साइन कन्वेंशन। तो फर्स्ट कॉलम का साइन कन्वेंशन देख सकते हो फ्रेंड्स, प्लस माइनस से, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन देख लिया और हम इसके अलॉन्ग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन कैसे होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, फिर से वही बात, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है 1 और 1 का साइन कन्वेंशन क्या है +1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे +1। ठीक है, चलिए अब इस 1 को हम रो और कॉलम वाइज ढक देते हैं, क्या बचा 4। तो यहाँ क्या लिख देंगे × 4। तो ये +1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ जाता है, तो 1 × 4। उसी तरह से पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट अब कौन है -3 है और उसका साइन कन्वेंशन क्या है माइनस। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना फ्रेंड्स -3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा 3 को रो के लॉन्ग ढकें तो हमारा ऐसा आया, कॉलम के लॉन्ग ढकेंगे तो ऐसा आएगा। तो बचा क्या 2, तो मल्टीप्लाई बाय में हम लोग क्या लिख देंगे 2। तो आंसर क्या आएगा 4 - 6 मतलब -2। तो हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि थर्ड वाले में भी हम लोगों ने एक्सपेंशन करके देखा, थर्ड मेथड में, तो भी हमारा कितना आया -2 आया। उसी तरह से अगर मैं फोर्थ मेथड का बात करूँ तो अगर मैं एक्सपेंशन अलॉन्ग क्या कर दूँ C2। ठीक है, R1 कर लिया मैंने, R2 भी कर लिया, अब C1 भी कर लिया, अब C2 करके देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं C2 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करूँ फ्रेंड्स, तो फिर से मन में ध्यान रखिए, मन में सोचिए कि C2 का साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो अब देख सकते हो माइनस प्लस, तो इसका साइन कन्वेंशन माइनस और इसका प्लस। तो फिर से वही बात, C2 का पहला एलिमेंट कौन 2 का साइन कन्वेंशन कितना है फ्रेंड्स माइनस। तो ये लिख देंगे हम लोग -2। अब इसको हम क्या करेंगे, रो और कॉलम वाइज ढक देते हैं, तो बचा कितना 3। तो × क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3। फिर अब दूसरा एलिमेंट C2 का क्या है 4, साइन कन्वेंशन क्या है प्लस, तो +4। अब इस 4 को हम ढक देते हैं रो और कॉलम वाइज, तो क्या बचा 1। तो × क्या लिख देंगे 1। तो कितना आएगा फ्रेंड्स -6 + 4 इट मीन्स -2। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन किए, R2 के लॉन्ग एक्सपेंशन किए, C1 के लॉन्ग एक्सपेंशन किए या C2 के लॉन्ग एक्सपेंशन किए, साइन कन्वेंशन देखते हुए अगर हम लोगों ने देखा तो हमेशा हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिला -2 ही मिला। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आइदर आप कोई भी रो का इस्तेमाल करो या कोई भी कॉलम का इस्तेमाल करो, अगर सही साइन कन्वेंशन आप लेकर के चलते हो तो हमेशा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब एक चीज़ हम नोट में बोल सकते हैं, क्या हम नोट में ये बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ determinant can be calculated by using any one row or any one कॉलम। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का इस्तेमाल करके आप वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, जो कि हमेशा क्या होगा, हर जगह सेम होगा। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत आसान है, सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये आप समझ गए हो तो हम लोग 3x3 वाला भी इसी तरह से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा कि किस तरह से एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट 3x3 का ऑर्डर वाले के किया जाता है। और साथ साथ हम कुछ शॉर्टकट्स भी सीखेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम और भी आसानी से तेज़ी में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको सारे चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अगर जितना हो सके चैनल को शेयर करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि इस चीज़ के बेसिस पे हम मोटिवेट हो करके आपके लिए और से अच्छे कंटेंट्स और वीडियोज़ बना सकें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।